आज हम लोग थोड़ा बहुत डिफरेंट एसेट क्लास के बारे में जानेंगे कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी को छोड़ के भी कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। क्योंकि मार्केट पे आपको सिर्फ इक्विटी ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपके पास अगर पैसा है, तो आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन खुल जाएँगे। तो कौन-सा सबसे बेस्ट है, किस केस पे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से जानना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इक्विटी का एक अलग पर्पस है और बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है, उनका भी एक अलग पर्पस है। सब लोग जो भी जिनके पास भी पैसा होता है वो सब हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और सब सब जगह पे इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए वो आज एग्जिस्ट करते हैं और आगे भी एग्जिस्ट करेंगे। क्योंकि सबका मतलब यूज़ केस अलग अलग है और आपको भी कभी ना कभी ऐसा केस आएगा, इम्पोर्टेंस आएगा, जब आपको भी इक्विटी को छोड़ के भी बहुत सारे एसेट क्लास पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो डिफरेंट एसेट क्लास को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे एसेट क्लास ऑलरेडी दिख रहा होगा। जैसे कि आपको क्रिप्टो दिख रहा होगा, लिस्टेड स्टॉक्स जो कि इक्विटी है ये दिख रहा होगा, बॉन्ड्स आपको मिल जाएँगे, आपको अनलिस्टेड इक्विटी मिल जाएगा, प्राइवेट इक्विटी मिल जाएगा, गोल्ड तो सबसे पॉपुलर ऑप्शन है। इसके अलावा एफडी, आरडी, टीडी भी आप लोग को मिल जाएगा, प्राइवेट इक्विटी मिलेगा, रियल एस्टेट मिलेगा। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, यहाँ पर तो मैंने बहुत कुछ कम लिखा है, इसके अलावा बियॉन्ड भी आप लोग को बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, ये जो बेसिक कुछ एसेट क्लास है इनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्या है कि इनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी जो भी एसेट क्लास है वो तो आपके पास शायद एक्सेसिबल नहीं होगा, और अगर होगा भी तो भी आप लोग अपने हिसाब से, आप अगर इनको भी जान लोगे तो भी आप इसके हिसाब से डिफरेंस कर सकते हो कि आपको कौन सा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। और यहाँ पर आपको जितना भी एसेट क्लास दिख रहा है, इसको आप मेनली कुछ-कुछ कैटेगरी है जिसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो और आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, ये आप लोग डिसाइड कर सकते हो। जैसे ही कुछ पैरामीटर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि रिस्क एक बहुत ही बड़ा पैरामीटर हो जाएगा, रिटर्न्स हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, नेचर या फिर नेटवर्क या फिर कनेक्शन, ऐसे कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे आप बहुत सारे एसेट क्लास को डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि पहला मैं अगर रिस्क के हिसाब से डिफाइन करूँ कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। जैसे कि आप अगर इक्विटी देखोगे, क्रिप्टो देखोगे, इन सब में क्या है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो रिस्क के बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो। इसके अलावा रिटर्न्स, हर आप लोग को हर जगह पे एक चीज़ देखने को मिलेगा कि आप अगर ज़्यादा रिस्क लोगे तो आप लोग को ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन ये हर समय ट्रू नहीं होता है। कुछ-कुछ केसेस पे ये उल्टा भी हो सकता है। तो एवरी टाइम कि आप अगर रिस्क ज़्यादा लोगे तो रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, ऐसा ट्रू हो ज़रूरी नहीं है। तो रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है टाइम, कि आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइज़न कितना है। आप अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो, डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदते हो, आप आज खरीद के कल बेच दो, कोई इश्यू नहीं होता। आप 1 महीने भी होल्ड कर सकते हो, सारे लाइफ टाइम भी होल्ड कर सकते हो। लेकिन कुछ-कुछ एसेट क्लास आप लोग को देखने को मिलेगा जहाँ पर आप आज खरीद के कल मतलब सेल नहीं कर सकते। आपको एक टाइम फ्रेम मतलब फिक्स्ड होता है जब जब तक आपको रहना पड़ता है। अब वो 1 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, या फिर उससे भी लॉन्ग टाइम हो सकता है। नेक्स्ट आता है कैपिटल के बेसिस पे। आपके पास जितना कैपिटल है उसके बेसिस पे आपका डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास ओपन होते जाएँगे। क्योंकि आपके पास अगर कम पैसा है तो आपको बहुत ही लिमिटेड टाइप्स ऑफ एसेट क्लास देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन जैसे-जैसे आपके पास पैसा बढ़ता जाएगा, जैसे-जैसे आप जितना कैपिटल ला पाओगे, उतना डिफरेंट टाइप्स के एसेट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। आप अगर एक स्टूडेंट हो, ऑफ कोर्स आपके पास पैसा कम होगा तो आपके पास गिने-चुने कुछ एसेट मिलेंगे। लेकिन आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है, आपके पास पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आपके पास कुछ और 2-4 एसेट आपके पास ओपन हो जाएँगे। लेकिन आप अगर एक अच्छा खासा बिज़नेस चलाते हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास बहुत ज़्यादा कैश फ्लो है, तो फिर उस केस पे क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे एसेट क्लास ओपन हो जाएँगे। नेचर ऑफ एसेट मतलब इसको आप वोलेटिलिटी भी समझ सकते हो, मतलब वोलेटिलिटी या फिर गवर्नमेंट के बेसिस पे भी आप लोग इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेचर मतलब क्या, कि जो भी एसेट है वो कितना वोलेटाइल होता है। मतलब मान लीजिए जैसे क्रिप्टो हो गया, स्टॉक्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। लेकिन मान लीजिए जो प्राइवेट इक्विटी है, अनलिस्टेड इक्विटी है, ये रोज़ बेसिस पे वोलेटाइल नहीं होता। लेकिन कुछ टाइम फ्रेम के बाद आपको वोलेटाइल देखने को मिलेगा। तो नेचर भी अलग-अलग होता है सारे के सारे एसेट्स का, जैसे कि गोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल आपको देखने को नहीं मिलेगा, अनलेस कोई गवर्नमेंट का कुछ चेंजेस आ गया तो हो सकता है। लेकिन अगर क्रिप्टो देखोगे तो ये हर रोज़ बेसिस पे बहुत ज़्यादा 24 घंटे वोलेटाइल रहता है। स्टॉक्स आपको मतलब 9 टू 5 मतलब हर रोज़ बेसिस पे इसी टाइम के बीच में वोलेटाइल देखने को मिलेगा। आप अगर बॉन्ड्स खरीदोगे, वोलेटाइल है ही नहीं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही कम है। अगर आरबीआई कुछ रेट्स चेंज कर दे तो ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। एफडी, आरडी, टीडी इस केस में आप लोगों को वोलेटाइल देखने को ही नहीं मिलेगा। ये पूरा का पूरा एक लीनियर बेसिस पे चलते रहते हैं। प्राइवेट इक्विटी, इसमें भी कुछ ये सब कुछ प्राइवेटली चलता है, तो इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा वोलेटाइल देखने को नहीं मिलेगा। अनलेस कंपनी का कुछ मतलब रेवेन्यू वगैरह, प्रॉफिट वगैरह गिर गया तो आपको लंबे टाइम पे हो सकता है कंपनी का मतलब जो भी वैल्यूएशन है वो कम हो सकता है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। हर रोज़ आप लोगों को वोलेटाइल देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे नेचर के बेसिस पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों को नेटवर्क एंड कनेक्शन के बेसिस पे भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर एक स्टूडेंट हो, आपके पास ऑफ कोर्स बहुत बड़े-बड़े लोगों के पास आपका कनेक्शन नहीं होगा, तो आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा एसेट क्लास नहीं होगा। लेकिन कुछ-कुछ एसेट क्लास ऐसे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
ऐसा होगा कि आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन आपको आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, आपके पास अगर कनेक्शन नहीं है तो। कुछ-कुछ ऐसे एसेट क्लास है जैसे कि प्राइवेट इक्विटी वगैरह, यहाँ पर क्या होता है कि आप अगर अगर कोई एक प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पर अब डायरेक्टली कोई भी मुँह मुँह उठाकर अगर चला जाएगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करने दिया जाएगा। उसके लिए एक अलग-सा कनेक्शन चाहिए, कुछ अलग-सा चीज़ चाहिए होता है। तो आपके पास अगर वो नहीं है, तो फिर आप लोग को डायरेक्टली उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देना हो तो ऐसे समझ लो कि मान लो नेटवर्क का कनेक्शन मतलब जो भी ऑफलाइन पे होता है, ऑनलाइन मतलब किसी के पास भी एक्सेस नहीं है। आपके पास अगर बड़े-बड़े लोगों के पास कनेक्शन है तो क्या होगा, आप कनेक्शन के थ्रू क्या कर सकते हो, कौन-सा चीज़ अवेलेबल है, कौन-सा प्राइस एसेट अवेलेबल है अच्छे प्राइस पे, ये सब चीज़ें आपको प्राइवेटली आपके इनर सर्कल में मिलती रहेगी। तो आपके पास अगर पैसा होगा तो आप खरीद पाओगे। लेकिन आपके एज़ अ लेमैन आप अगर रिटेल इन्वेस्टर हो तो आपके पास उस कनेक्शन का फ़ायदा ना हो तो आप लोग खरीद नहीं पाओगे। तो ये सब कुछ था, एक मेन कुछ पैरामीटर्स था जिसके बेसिस पे क्या कर सकते हो आप, डिफरेंट एसेट क्लास को डिवाइड कर सकते हो। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा-सा इसके बारे में जो मैंने एसेट क्लास यहाँ पर मतलब दिखा के रखा है, इसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन-सा कैसा है, आप कौन-सा किस चीज़ पे देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ये जितने सारे एसेट्स देखते हैं कोई खराब है, कोई बुरा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग को हर एसेट क्लास का कुछ अलग एडवांटेज देखने को मिलेगा, हर किसी का अलग एग्ज़ाम्पल है, अलग यूज़ केस है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं क्रिप्टो से। अब क्रिप्टो बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं कि मतलब बहुत सारा स्कैम समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिप्टो में क्या है कि रेगुलेशन नहीं है और यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है और प्रॉब्लम भी है। रेगुलेशन नहीं है इसलिए क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के रेगुलेशन के बाहर है। इसलिए अगर यहाँ पर आपके साथ कोई भी स्कैम होता है, गवर्नमेंट कोई भी ज़िम्मेदार नहीं है। आपका पैसा है, आपका जाएगा। तो आप अगर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जो प्रॉफ़िट होगा वो पूरा का पूरा आपका है, लेकिन ऑफ़ कोर्स इंडिया पे ऐसा रूल्स है कि आप अगर प्रॉफ़िट करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर लॉस होता है और कोई अगर आपको स्कैम करके ले जाता है, तो गवर्नमेंट उसके लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं है। और इसीलिए आपको क्रिप्टो में क्या होता है, हर दिन दूसरे-तीसरे दिन आपको कोई ना कोई नया क्रिप्टो लॉन्च होता हुआ देखने को मिल जाएगा और इसीलिए यहाँ पर स्कैम होना बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई चांसेस है। तो आपको क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। आपको जो बड़े-बड़े मतलब पॉपुलर कॉइन्स है या फिर क्रिप्टो करेंसीज़ है, उसी पे आपको डील करना है। और क्रिप्टो में ऑफ कोर्स आगे जाकर इसका यूज़ बढ़ने ही वाला है, क्योंकि हम लोग अभी 5G एरा में जी रहे हैं। तो 5G एरा में इसका यूज़ केस बहुत ज़्यादा है नहीं। अभी तो इसका इनिशियल स्टेज पे चल रहा है। लेकिन जैसे-जैसे हम 6G, 7G पे आते जाएँगे, जैसे कि एआर, वीआर ये सब कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा आते जाएगा। हम लोग जैसे-जैसे और वर्चुअल दुनिया की तरफ जाते जाएँगे, ऐसे इस क्रिप्टो का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। हम लोग जैसे-जैसे अभी हम लोग के पास क्या है, सेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन होता है। तो ये टेक्नोलॉजी के कुछ टर्म्स है कि हम लोग जो भी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर्स हम लोग यूज़ करते हैं, वो कुछ-कुछ सेंट्रलाइज़्ड कंपनीज़ की तरह कंट्रोल कर किया जाता है। लेकिन मान लो जब हम फ्यूचर में जाएँगे, उस टाइम पे क्या होगा कि बहुत सारे आप लोग को डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन देखने को मिलेगा और उसको यूज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज़ का यूज़ होगा। उसको यूज़ करने के लिए आप लोग डायरेक्टली रुपी, डॉलर ये सब यूज़ नहीं कर पाओगे। उसको यूज़ करने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसीज़ ही यूज़ करना पड़ेगा। और ये सब चीज़ों के लिए आपको क्रिप्टो करेंसीज़ बहुत ज़्यादा फ्यूचर में ऑफ कोर्स यूज़ होने वाला है। लेकिन ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसीज़ का यूज़ बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए इसका वैल्यू भी बढ़ेगा क्या, ये अलग पूरा का पूरा डोमेन है। तो इसको मतलब वैल्यू के हिसाब से अलग डोमेन पे रखना है। इसको इसके साथ कन्फ्यूज़ मत कर देना। इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा का पूरा बढ़ता ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही वोलेटाइल और स्पेकुलेटिव मतलब यहाँ पर स्पेकुलेशन एकदम पूरा पीक पे होता है। और एक और कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, डिमांड और सप्लाई का। तो डिमांड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन वगैरह इनका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड आपको यहाँ पर एक चीज़ का एक्स्ट्रा ख़ास ध्यान रखना है कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा एसेट है जिसका कोई बेस नहीं है। अब बेस या फिर टर्मिनल वैल्यू कह सकते हो, ये यहाँ पर इसका कोई है नहीं। अब इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो ऐसा समझ लो कि आप अगर मतलब कोई लैंड खरीदते हो या फिर आप अगर स्टॉक्स खरीदते हो, इस केस में क्या होता है कि जो भी आप शेयर खरीदते हो उसके अंडरलाइन पे एक बिज़नेस तो होता ही है ना, जिसका कोई वैल्यू है। सेम लैंड के केस में आपके पास लैंड तो है ना, कोई आपके पास एक हार्ड एसेट है जिसका वैल्यू आपको कुछ तो मिलेगा ना, ज़ीरो तो नहीं हो जाएगा। तो आप अगर मतलब उस लैंड पे अगर आप अगर धान उगाओगे या फिर कुछ पेड़ लगाओगे, तो या फिर आप अगर कुछ भी मतलब खेती करते हो, तो उसमें आप लोगों को कुछ तो पैसा मिलेगा ना, हर साल या फिर हर महीने। तो एक टर्मिनल वैल्यू है कि लैंड का एक टर्मिनल वैल्यू है कि आपको कुछ भी हो जाए, आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। और स्टॉक्स में भी आप समझ लो कि एक टर्मिनल वैल्यू है, जो स्टॉक है वो एक बिजनेस तो है ना, और बिजनेस के अंडरलाइन पे कुछ वैल्यू है, तो उसके पास कुछ मशीन्स है, कुछ फैक्ट्रीज है, उसके पास कुछ मतलब बैंक पे एफडीज़ वगैरह होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ना। बिज़नेस अगर आप पूरा बेच दोगे, सारा का सारा लोन चुका दोगे, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, वो उसका टर्मिनल वैल्यू होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज़ में क्या होता है कि इसका कोई टर्मिनल वैल्यू है ही नहीं। आज सब लोग इसे खरीद रहे हैं तो इसका वैल्यू है। अगर कल को मान लीजिए किसी भी रीज़न से अगर सब लोगों ने बिटकॉइन खरीदना बंद कर दिया, मतलब बिटकॉइन मतलब सब लोगों ने इसको खरीदना बंद कर दिया, कोई दूसरा करेंसी खरीदना चालू कर दिया, तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो भी हो सकता है। यही इसका सबसे बड़ा डाउनसाइड है। इसका कोई टर्मिनल वैल्यू नहीं है। आज सब लोग खरीद रहे हैं इसीलिए इसका वैल्यू है। कल अगर सब लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, तो इसका वैल्यू नहीं होगा कुछ।
अब आते हैं लिस्टेड इक्विटी पे। तो लिस्टेड इक्विटी क्या है आप लोग को पता ही होगा, जैसे कि हम लोग जो भी मार्केट पे जो भी शेयर्स बाय एंड सेल करते हैं, ये इसको लिस्टेड इक्विटी कहते हैं। इसमें क्या है कि जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर आप लोग एक टर्मिनल वैल्यू देखने को मिलेगा कि आप अगर जो भी शेयर है उसको उसका अंडरलाइन एक बिज़नेस है, और बिज़नेस को आप अगर सेल करोगे आप लोग कुछ मिलेगा, एकदम ज़ीरो नहीं हो जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि बिज़नेस ने अगर बहुत ज़्यादा लोन लेके रखा है, तो अगर मतलब बैंकरप्सी वगैरह हो गया तो अलग केस है। लेकिन अगर नॉर्मल बेसिस में मैं बात करूँ तो एक अंडरलाइन टर्मिनल वैल्यू होता है, जो कि आप अगर बिज़नेस बेचोगे तो आप लोग कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और उस बेसिस पे आप वैल्यू करके आप स्टॉक्स वगैरह खरीद सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप लोग को रोज़ वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा, पैसा मतलब रिटर्न्स ठीक-ठाक आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आप अगर इनिशियल स्टेजेस पे खरीदोगे तो ठीक-ठाक आप लोग को रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। और क्रिप्टो में भी आप लोगों को अगर एक बात मैंने बताना भूल गया कि जो भी रिस्क होता है, मतलब रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न क्या है, यहाँ पर रिटर्न बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसी रिटर्न्स के चक्कर में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि क्रिप्टो में क्या करते हैं, अगर अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, तो मान लीजिए क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं 2000 5000 मतलब पूरा पोर्टफोलियो का 2 टू 5% क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसे में क्या होगा कि मान लीजिए आपका अगर पूरा डूब गया, 5000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया क्रिप्टो में, पूरा का पूरा डूब गया। तो ऐसे में क्या होगा, आपका पूरा पोर्टफोलियो का सिर्फ और सिर्फ 5% डूब गया। मतलब आपका अगर ₹100 है तो ₹5 में चला गया। दूसरे केस में आप अगर मान लीजिए कि अगर ये एक्स्पोनेंशियली ग्रो कर गया, मतलब आपका जो भी 5000 आपने इन्वेस्ट किया और ये 10 टाइम्स हो गया, तो कितना होगा आपका 50,000 हो जाएगा, जो कि आपके पूरा का पूरा 50% हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं कि डाउन साइड है, तो डाउन साइड मतलब आप अगर पूरा पोर्टफोलियो का 1-2% इन्वेस्ट कर दोगे तो मतलब पूरा आपका बहुत ही डाउन साइड लिमिटेड है। अगर ज़ीरो भी हो जाएगा आपका ₹5000 गया। लेकिन अगर बढ़ा तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली ग्रो हो जाता है। हाँ, लेकिन इसके जो मैंने पहले कॉम्प्लिकेशन बताया था कि गवर्नमेंट्स के साथ रेगुलेटेड नहीं है, तो जो भी होगा आपको ही देखना पड़ेगा। इसका मतलब जो भी ट्रांज़ैक्शन है वो इतना ईज़ी नहीं है, आपको बहुत सारे दूसरे एक्सचेंज पे ओपन करना पड़ता है, बाइंग सेलिंग इतना ईज़ी नहीं है, डॉलर पहले खरीदो, कन्वर्ट करो, मतलब बहुत ज़्यादा चार्जेस भी इन्वॉल्व होता है। कोई अगर जो भी आप मतलब ऐप में खरीद रहे हो अगर डूब गया, जैसे कि कुछ हुआ था कुछ टाइम पहले, उसका भी अलग केस रहता है, तो इसका कुछ अलग ही सीन रहता है, तो आप उस हिसाब से देख लेना आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो। और लिस्टेड स्टॉक्स में ये सब झमेला नहीं रहता, क्या क्योंकि क्या है, ये पूरा का पूरा रेगुलेटेड होता है, पूरा का पूरा आरबीआई मतलब गवर्नमेंट और सेबी वगैरह ये सब कुछ रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर रेगुलेशन होने की वजह से ये पूरा का पूरा बहुत हद तक सेफ हो जाता है। यहाँ पर वोलेटिलिटी आप लोग को देखने को मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता, लेकिन जो भी आप लोग को मतलब जो रिटर्न्स मिलता है, इसलिए आपको रिटर्न्स भी एक लिमिटेड कैपिंग आप लोग को देखने को मिलता है। आप लोग को यहाँ पर भी 10 टाइम्स हो सकता है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर भी थोड़ा बहुत लिमिटेड ही है। मतलब स्टॉक्स में जो भी लिस्टेड इक्विटी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है, उसका एक अंडरलाइन वैल्यू मतलब डिस्कवर हो जाता है। वो मतलब जितना ग्रो हो सकता है उतना ग्रो, मतलब आप लोग को बहुत शॉर्ट पीरियड पे बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल गेन्स देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग को ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकता है, लेकिन क्या है कि वो लंबे टाइम पे के लिए आप लोग को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब थोड़ा बहुत आता है बॉन्ड्स पे। बॉन्ड्स के केस में क्या है कि आप लोग के यहाँ पर सिक्योरिटी मेन प्रायोरिटी होता है। यहाँ पर रिटर्न्स चेज़ करना प्रायोरिटी नहीं होता है। जैसे कि आप लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे जाओ या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जाओ, यहाँ पर क्या होता है कि सिक्योरिटी मेन प्रायोरिटी होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे क्या है कि गवर्नमेंट बहुत सी लो इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनका मेन मोटिव होता है हमारा रिटर्न्स चेज़ करना नहीं होता है। उनका मेन मोटिव होता है कि हमारा पैसा सेफ रहे और हम लोग को एक रेगुलर इनकम आता रहे, बस इतना ही। तो सेफ्टी का पर्पज़ से गवर्नमेंट बॉन्ड ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो, ये आप लोग को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो जो भी पैसा आप दे रहे हो, वो किस केस में यूज़ होगा। जैसे कि मान लीजिए आप अगर इंडियन गवर्नमेंट को दे रहे हो, आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो भी पैसा ले रही है, वो ठीक-ठाक टाइम से वापस कर देगी। क्योंकि क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास ठीक-ठाक पैसा आ जाता है, और वो आज अगर पैसा ले रही है, तो आज से 5 साल बाद मतलब जब मैच्योर होगा, वो ठीक-ठाक पैसा दे देगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट पैसा प्रिंट करके हो, जैसे भी हो मैनेज करके पैसा हम लोग को मिल जाएगा। डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, मेन बात ये है। लेकिन आप अगर मान लीजिए कोई ऐसा गवर्नमेंट है, कोई आप अगर दूर किसी देश पे बहुत ही छोटा कोई कंट्री है, जिनका फाइनेंसेस ठीक-ठाक मैनेज नहीं है, इकोनॉमी ठीक-ठाक नहीं है, आप उस गवर्नमेंट को अगर आप लोन दे देते हो, उ उस गवर्नमेंट का आप अगर बॉन्ड्स खरीद देते हो, कल को हो सकता है वो गवर्नमेंट ही बैंकरप्ट हो जाए, तो ऐसे में आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट दूसरा जो मैंने बताया कि वो जो भी आप पैसा दे रहे हो, वो पैसा किस केस में यूज़ होगा, ये आपको देखना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर गवर्नमेंट अगर कोई मतलब एसेट बिल्डिंग पे यूज़ करता है, जैसे कि मैंने रोड्स बनाना हो गया या फिर कोई ब्रिजेस बनाना हो गया, ऐसे चीज़ें जो भी कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं, ऐसे चीज़ें में अगर पैसा यूज़ हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई फालतू चीज़ों में यूज़ हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट पे जो भी पॉलिटिशियंस है उनका मतलब खाने-पीने पे यूज़ हो रहा है या फिर प्राइवेट जेट खरीदने पे यूज़ हो रहा है, तो अब देख लो यहाँ पर कैसा चीज़ें होगा, आपको पैसा मतलब किसके लिए आप कर रहे हो। नेक्स्ट रेटिंग भी देखना होता है कि मतलब गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज़ का रेटिंग भी देखना होता है कि कितना रेटिंग्स है।
जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का रेटिंग बहुत ही हाई रहता है, इसलिए आप लोगों को जितना रेटिंग ज़्यादा होता है, उतना क्या होता है कि आप लोगों को रिटर्न्स कम मिलता है। और इसी की वजह से बॉन्ड्स पे भी आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स देखने को मिलेगा और कमर्शियल बॉन्ड्स देखने को मिलेगा। कमर्शियल बॉन्ड्स मतलब जो कंपनीज़ इश्यू करती है और इसीलिए तो कंपनीज़ बॉन्ड्स इश्यू करती है, उसमें तो आप लोगों को थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है, मतलब रिटर्न्स थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हुई आ जाती है कि यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट कर दी है कंपनी ने, तो आपको पैसा मिलने से रहा। तो ये सब चीज़ें देखना पड़ता है। नेक्स्ट जो मैंने बताया था कि अनलिस्टेड इक्विटी, ये एक नया चीज़, नया एसेट उभर के आ रहा है कुछ टाइम से। यहाँ पर क्या होता है कि जो कंपनीज़ अभी भी नए-नए अर्ली स्टेज पे है, अभी भी मार्केट में नहीं आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कुछ ही टाइम पे मार्केट पे लिस्ट हो जाएगा। ऐसे कंपनीज़ पे इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ टाइम पहले जो स्विगी मार्केट में लिस्ट हुआ, उससे पहले क्या होता है कि अनलिस्टेड मार्केट पे ट्रेड होता था। तो उसके स्टॉक्स को आप अनलिस्टेड मार्केट पे खरीद सकते थे और जब मार्केट पे वो लिस्ट हुआ, अब उस टाइम पे बेच सकते थे, तो आपको जो भी प्रॉफ़िट या लॉस होता था वो आप खरीद सकते थे। मतलब मार्केट पे लिस्ट नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसे अनलिस्टेड मार्केट पे खरीद सकते हो। ऑफ़ कोर्स अनलिस्टेड मार्केट पे आप 2-4 रुपए से तो खरीद नहीं सकते, आपको लाखों का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो वहाँ पर आपको यहाँ पर कैपिटल का एक रिक्वायरमेंट आ जाता है कि कोई भी आकर खरीद नहीं सकता। आपको एक ठीक-ठाक सा मिनिमम एक कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर रिस्क भी एक होता है कि मान लीजिए जो कंपनी आपने मतलब अनलिस्टेड मार्केट पे खरीदा था, अगर उस कंपनी वो कंपनी अगर लिस्ट ही नहीं हुआ तो। तो ये एक रिस्क रहता है कि कंपनी अगर लिस्ट नहीं नहीं हुआ तो आपको आपका पैसा आप बेच नहीं पाओगे, बेचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अनलिस्टेड मार्केट पे एक क्या होता है कि जो भी कंपनीज़ है, उनका जो भी फाइनेंशियल डेटा होता है, वो मतलब रिलीज़ करना और पब्लिश करना मतलब मैंडेटरी नहीं होता है। इसलिए बहुत सारी कंपनीज़ क्या करती है कि वो मतलब पब्लिश नहीं करता है। और ऑडिटिंग फॉल्ट्स भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी अगर आपको मिल भी रहा है फाइनेंशियल डेटा, वो कितना ऑथेंटिक है ये आपको नहीं पता। और अगर आपको फाइनेंशियल डेटा ही नहीं मिल रहा, तो ये भी एक अलग केस हो सकता है। तो इसीलिए अनलिस्टेड मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। यहाँ पर आपको बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो मैंने कहा कि नेटवर्क एंड कनेक्शन, मतलब आपका बड़े-बड़े लोगों के साथ कितना कनेक्शन, अगर ऐसा मान लो कि जो कंपनी का फाउंडर है, वही आपका दोस्त निकला, तो ऐसे में कंपनी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता होगा, तो ऐसे केस में आप जा सकते हो। या फिर आपको अगर उस कंपनी के जो भी लोग काम करते हैं या फिर जो भी बड़े-बड़े मैनेजमेंट है, उसका आपके साथ बहुत ही कनेक्शन अच्छा है या फिर आपको कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पता है, तो ऐसे में आप अनलिस्टेड मार्केट पे आपको आपके लिए अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट आप हम लोग गोल्ड के बारे में थोड़ा बात करते हैं। और बहुत सारे लोग गोल्ड को मतलब इग्नोर करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गोल्ड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स करना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स आप आपका अगर पोर्टफोलियो ही मतलब 5-10 लाख रुपए का, तो ऐसे में आप क्या इन्वेस्ट करोगे? तो एक ठीक-ठाक सा आपका अगर पोर्टफोलियो साइज़ है, तो ऑफ कोर्स आपका गोल्ड भी आपका पोर्टफोलियो का एक पार्ट होना चाहिए। क्योंकि गोल्ड आपको ना कि सिर्फ़ आपका स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, बल्कि क्या है कि ये इन्फ्लेशन भी इसमें कवर हो जाता है। तो ये आपको स्टेबिलिटी भी देगा, इन्वेस्टमेंट भी मतलब इन्फ्लेशन भी कवर हो जाएगा और आपको मतलब एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी मिल जाएगा। गोल्ड मतलब जो मैंने पहले भी बताया था कि आरबीआई या फिर गवर्नमेंट जो भी मतलब गोल्ड बॉन्ड्स ऑफर करती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है गोल्ड पे, तो आप डायरेक्टली मतलब फिजिकल गोल्ड खरीदो, उससे ज़्यादा बढ़िया और कुछ नहीं होगा। और टाइम आपका इसमें टाइम कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता नहीं है। आप अगर आज आपने अगर गोल्ड खरीदा, आप लोग कल इसे मतलब बेच सकते हो, मतलब कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है नहीं, तो ये सब ठीक-ठाक है। कैपिटल मतलब वही है कि आपको अगर खरीदना है तो मिनिमम 1 ग्राम ऐसा कुछ खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे से कम तो नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको खरीदना पड़ता है। नेक्स्ट प्राइवेट इक्विटी को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। प्राइवेट इक्विटी मतलब आपने प्राइवेट कंपनीज़ पे के बारे में तो सुना ही होगा कि जो भी कंपनीज़ आपके मार्केट में लिस्टेड होते हैं, वो पब्लिक कंपनी होते हैं। लेकिन आपको आपके मतलब एरिया पे ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ देखने को मिल जाएँगी, जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड ही नहीं है। लेकिन वो काम तो करते हैं, वो तो एक्चुअली तो एक बिज़नेस है ना, तो वो भी तो एक उसका भी तो कुछ इक्विटी मतलब स्टॉक्स वगैरह का सिस्टम होता होगा ना। लेकिन वो लोग आप लोग डायरेक्टली जाके उसे खरीद नहीं सकते। उनका एक अलग सिस्टम चलता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब स्टॉक्स शेयर होल्डर नहीं आ सकते। वहाँ पर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर का एक मतलब कैपिंग होता है। तो इस केस में भी आप लोग यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक बहुत ज़्यादा हाईली नेटवर्क के कनेक्शन चाहिए होता है। बड़े-बड़े लोगों के साथ आपका कनेक्शन चाहिए होता है। छोटा-मोटा कैपिटल के साथ आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। आप लोगों को लाखों या फिर इवन करोड़ों का कैपिटल चाहिए होगा आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और टाइम आप लोग आज खरीद के कल बेच नहीं पाओगे। आपको मतलब ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। रिटर्न्स आप लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्या है, आप लोग प्राइवेट इक्विटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो ऐसे में क्या होगा कि आप छोटी-छोटी कंपनी से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये एक फ़ायदा हो गया। जैसे कि ये एंजेल इन्वेस्टिंग की इसी कैटेगरी में आप समझ लो कि आप अगर कोई एक छोटा छोटा स्टार्टअप है, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो प्राइवेट इक्विटी, तो सेम केस आप समझ सकते हो। नेक्स्ट एफडी, आरडी, टीडी, ये जो भी स्कीम होता है, जो भी आप लोगों को देखने को मिलता है, ये भी बहुत ही बढ़िया है। एफडी मतलब जो बैंक पे आप लोगों को बहुत ही कम टाइम पे आपको अगर रिक्वायरमेंट है, आप लोग को आज से 1 साल 2 साल बाद या फिर 6 महीने बाद आपको अगर पैसा रिक्वायरमेंट है, आपको कहीं पे फीस भरना है, आपको घर खरीदना है, उस केस में ये ठीक-ठाक है, आपको एफडी बिल्कुल करना चाहिए।
इसको आप लोग रिटर्न के बेस पे चेज़ मत करना। एफडी को रिटर्न के बेस पे देखना नहीं चाहिए। एफडी एक प्योरली एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है या फिर सेफ्टी की तरफ से आप लोगों को देखना चाहिए। ऑफ कोर्स आप लोग लालच में बहुत ज़्यादा ऐसा मत सोच लेना कि मतलब इंटरेस्ट रेट के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि क्या है, आपको यहाँ पर सेफ्टी का ध्यान रखना है। आप लोग इंटरेस्ट रेट के चक्कर में किसी भी छोटे-मोटे जगह पे आप लोग छोटे-मोटे बैंक पे आपने अगर एफडी कर दिया, कल को अगर बैंक ही डूब गया, तो आपको पता ही है कि आरबीआई शायद 2 से 5 लाख रुपए का कुछ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, आप लोगों को 2 से 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। उसके ऊपर जितना भी था आपका गया। तो ऐसे सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, किसी भी जगह पे कहीं भी एफडी नहीं कर देना है। आरडी-टीडी ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी आप लोग को टाइम टू टाइम करते रहना है, क्योंकि क्या है, आपका भले ही स्टॉक मार्केट पे एसआईपी जा रहा होगा, लेकिन आपको ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको सेफ्टी और स्टेबिलिटी देखना ज़रूरी होता है। आप लोग अगर कहीं भी मतलब ठीक-ठाक सा एफडी मतलब एफडी, टीडी, आरडी इनमें ठीक-ठाक सा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, जो कि मोर देन इनफ है आपका ठीक-ठाक। आप लोग अगर 2-5 साल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, थोड़ा-मोड़ा बहुत आप लोग सेफ्टी के लिए कैपिटल जमा कर रहे हो, तो ठीक-ठाक सा अमाउंट आपके लिए ठीक-ठाक है। एक बात का ध्यान रखना कि इतने सारे एसेट आपको ऐसा नहीं कि सब कुछ ही आपको खरीदना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से ध्यान रखना है। आप अगर स्टूडेंट हो, आप अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो, ऑफ कोर्स आप स्टॉक से स्टार्ट करो। जैसे-जैसे आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता जाएगा, उस हिसाब से आप बॉन्ड्स वगैरह, गोल्ड ऐसे एफडी, आरडी ये सब आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच सकते हो। उसके बाद आपका अगर कनेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपने बहुत सारे बिज़नेसेस सेटअप कर लिए, आप लोग बहुत सारे फाउंडर्स वगैरह मतलब आपका कनेक्शन बहुत ही बड़े-बड़े लोगों के पास है, उस केस में आप प्राइवेट इक्विटी ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप क्रिप्टो में जा सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, आपके पास मतलब कैपिटल की कोई कमी नहीं है। आप लोग रियल एस्टेट पे जा सकते हो, तो रियल एस्टेट के बारे में मैंने बात नहीं किया अभी तक। रियल एस्टेट ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है। मतलब ऐसा है कि आप लोगों को कुछ ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो कि स्टॉक्स वगैरह कुछ समझते नहीं है। उनको लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ रियल एस्टेट ही रियल एस्टेट है। उन लोगों ने रियल एस्टेट से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। और कुछ लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि स्टॉक्स ही स्टॉक्स करते हैं, लेकिन रियल एस्टेट पे मतलब स्टॉक से उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। लेकिन रियल एस्टेट पे उन लोगों ने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑफ़ कोर्स आप अगर एक रिटेल इन्वेस्टर हो, आपको सब कुछ पे ध्यान रखना है। आपको एक घर चाहिए होता है, मतलब रियल एस्टेट पे आप इन्वेस्टमेंट करो ना करो, आप लोग अपना एक घर पहले देख लेना। म्यूचुअल फंड, एसआईपी ये सब होता रहेगा फ्यूचर में। एक घर पहले देख लेना आपका। एक घर मिनिमम होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आप जो भी म्यूचुअल फंड खेलना है, स्टॉक्स खेलना है, खेलते रहना बाद में। लेकिन एक घर एक मिनिमम होना चाहिए। और रियल एस्टेट को आप 2 तरीके से देख सकते हो। एक है आपका खुद का घर जिसमें आप रहोगे और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। इन दोनों को आप मतलब कंबाइन मत कर देना। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो लोग जिस घर में रहते हैं उसको इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने अगर रहने के लिए घर खरीदा है, उसको आप एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट मत करो। उसको आप वो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देता है। तो उसको एक एसेट की तरह बिल्कुल ट्रीट कर सकते हो, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट मत करो। अब हर 2-5 साल में रिटर्न कैलकुलेट मत करने लग जाना कि मुझे कितना रिटर्न मिला। मैंने 20 लाख पे खरीदा था, 50 लाख पे खरीदा था, आज इसका वैल्यू 1 करोड़ हो चुका है, तो मुझे कितना रिटर्न मिला। ये सब बिल्कुल भी मत करना। आपने अगर रहने के लिए खरीदा है, तो उसमें आप अच्छे से रहो। उसको इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट मत करो। आपको अगर रियल एस्टेट पे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो एक अलग डोमेन होता है। उसको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना है। आप लोग रियल एस्टेट खरीद रहे हो, उसको बेच रहे हो, उसको ट्रेड कर रहे हो, या फिर वहाँ पर आप लोग किराए पे दे रहे हो, वो एक अलग डोमेन हो जाता है, तो उसको दोनों को अलग-अलग चीज़ें रखना है। तो ये पूरा का पूरा जो भी डिफरेंट एसेट क्लास था, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट था, उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की है, जितना मुझे पता है। तो बाकी आप अपने हिसाब से आप थोड़ा बहुत और रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारा इसको एक्सप्लोर नहीं किया है। मैंने कुछ-कुछ चीज़ें जितना मुझे पता था मैंने आप लोगों को बताया। बाकी आप लोगों का भी कुछ काम होता है कि आपको जो एसेट क्लास पसंद आता है, आप उसको और एक्सप्लोर करो, क्योंकि मुझे रियल एस्टेट और प्राइवेट इक्विटी ये सब के बारे में मुझे उतना नहीं पता है। क्रिप्टो के बारे में मुझे उतना नहीं पता, क्योंकि मैं क्रिप्टो में अभी फ़िलहाल अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। गोल्ड में भी मेरा अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं। मेरा मेरा अभी भी पोर्टफ़ोलियो सिर्फ़ स्टॉक्स से बना हुआ है, तो मुझे अभी स्टॉक्स के बारे में पता है, लेकिन बाकी एसेट्स के बारे में मुझे उतना नहीं पता है। तो मुझे जितना पता था मैंने आप लोगों को बताया। बाकी आप अगर दूसरे किसी डोमेन से हो तो आपको दूसरे एसेट क्लास के बारे में पता होगा। आप कमेंट कर सकते हो आपको ताकि दूसरों को पता चले, मुझे भी पता लगेगा। तो बाकी आपको दूसरे एसेट क्लास में आप अगर एक्सप्लोर करने जा रहे हो, आप लोग ऑफ़ कोर्स पहले रिसर्च कर लेना, पहले जान लेना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना। क्योंकि जो कि जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार बताया, अभी भी बताऊँगा, पैसा आपका है, अगर आपको प्रॉफ़िट होगा तो आपको ही होगा, लॉस होगा तो ही आपको होगा। आप लोग अगर किसी मतलब प्रॉफ़िट के अगर प्रॉफ़िट हो रहा है, तो बोल रहे हो कि मुझे प्रॉफ़िट हुआ, चलो अच्छी बात है, मैंने रिसर्च किया था। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो दूसरे के गले पे वो फँसा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपका जो भी बाय बटन है, सेल बटन है, वो आपको ही दबाना है, जो भी लॉस होगा वो ये आपको होगा। तो सोच समझ के जो भी डिसीज़न लेना है, सोच समझ के लेना है। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।